हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम जो है 13वां प्रकरण पढ़ रहे हैं। हमारा 13वां प्रकरण है त्रिभुज की सर्वांग समता। तो त्रिभुज की सर्वांग समता में सबसे पहले तो त्रिभुज की सर्वांग समता क्या, उसकी परिभाषा देखेंगे। क्या है कि जब दो त्रिभुज की सारी भुजा एवं कोणों का माप समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब ऐसा होता है तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतः ढक लेता है। मतलब एक त्रिभुज के ऊपर अगर हम जो है दूसरा त्रिभुज डालते हैं तो वो उसको पूर्णतः ढक लेता है। तो यहाँ पर त्रिभुज की सर्वांग समता, यहाँ पर ये परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। जब दो त्रिभुज की सारी भुजाएं एवं कोण का माप समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और आगे ये लिखना है उसके नीचे कि जब ऐसा होता तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर आध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतः ढक लेता है। अब यहाँ पे देखो, अगर त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है तो यहाँ पर इस तरह से उसके सर्वांगसम घटक दर्शाएंगे। जैसे त्रिभुज ABC और PQR है तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ये सर्वांगसम त्रिभुज कब हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखो, इसकी अगर ये भुजा सर्वांगसम है, ध्यान देना, जैसे BC सर्वांगसम PR है तो उसको दर्शाने के लिए जैसे एक लकीर से दर्शाए, यहाँ एक लकीर, मतलब ये दोनों भुजा सर्वांगसम है। यहाँ पे देख रहे हो ऐसे दो लकीर से दर्शाए, मतलब ये दोनों भुजा सर्वांगसम है। और यहाँ पर देखो 3 लकीर से, तो इसका मतलब ये दोनों भुजा सर्वांगसम है। मतलब प्रश्न में जैसे भुजा सर्वांगसम होगा ना, उसको तुम लोग उस तरह से दर्शाना। जैसे पहली भुजा रही तो सिंगल लाइन से, जरूरी नहीं कि यही दोनों भुजा सर्वांगसम हो, जो भी भुजा सर्वांगसम होगी तो जैसे ये जिसके साथ सर्वांगसम होगा उस अगले त्रिभुज में उसको सिंगल लाइन से। यहाँ पर जैसे दूसरी भुजा है तो जैसे ये भुजा है तो यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में जो भी उसके साथ वाली भुजा होगी उसको डबल लाइन। तो इस तरह से भुजा सर्वांगसम दर्शाते हैं। और कोण सर्वांगसम दर्शाना होता है तो यहाँ पर या तो सर्कल करते हैं या क्रॉस करते हैं। और अगर मान लो समकोण है तो समकोण से दर्शाते, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा समकोण हो। तो यहाँ पर जो है कोण दर्शाना तो इस तरह से, तो ये इसके त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। इसके जो तीनों भुजा तीनों कोण सर्वांगसम है तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होने के कुछ नियम हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जैसे त्रिभुज ABC और PQR अभी हमने देखा, तो उसमें हमने देखा कि कोण AP के सर्वांगसम है, BC Q के सर्वांगसम है और C R के सर्वांगसम है। देखो यहाँ पर हम जो है त्रिभुज देखें, यहाँ पे देखो कोण A जो है वह कोण Q के सर्वांगसम है, क्योंकि देखो दोनों में से सर्कल बना है। फिर कोण C जो है कोण R के सर्वांगसम है, देखो यहाँ पे क्रॉस बना है ना। तो यहाँ पर ऐसे ये कोण B और कोण P सर्वांगसम है। यहाँ पर ये 90 अंश दिखा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा 90 अंश का ही कोण हो, दूसरे भी कोण हो सकते हैं। तो अगर दूसरा कोई कोण होगा ना तो तुम लोग उसको इस तरह से दर्शाना। जैसे यहाँ पर ये कोण जैसे 90 अंश नहीं हो, तीसरा कोण भी दिखाना तो इस तरह से दिखा देना। और भुजा रहेगी तो किस तरह से दिखाना भी बताया था। तो कोण रहेगा तो इस तरह से लिखोगे सर्वांग समता का चिन्ह। ये सर्वांग समता का चिन्ह है, कैसे बना, देखो बराबर का चिन्ह लिख के और इस तरह से यहाँ पर बराबर का चिन्ह बनाए और फिर यहाँ पर ये इस तरह से बनाए, तो ये जो है सर्वांग समता। और फिर रेख AB सर्वांगसम रेख PQ, रेख BC सर्वांगसम रेख QR, रेख CA सर्वांगसम रेख RP, ऐसी 6 सर्वांग समता प्राप्त होती है। हमको 6 सर्वांग समता, देखो यहाँ पर ये रेख AC जो है ना, वो यहाँ पर इसके सर्वांगसम है, ये BC जो है इसके सर्वांगसम है, AB इसके सर्वांगसम है। तो इस तरह से सर्वांग समता दिखाया गया है। तो देखो इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब देखो यहाँ पर ये लिखा है ABC और ये ऐसा चिन्ह बना है दोनों तरफ तीर का निशान, और ये PQR, ये असल में चिन्ह जो होता है ना इकाई की संगति के अनुसार, मतलब AB जो है जैसे AB है तो PQ, BC है तो QR और AC है तो PR, ये इकाई की संगति होती है, ऐसा कहा जाता है। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR और ये उसकी इकाई की संगति ये है। तो इस प्रकार मतलब A जो है P के इकाई की है, B जो है वह देखो A P के, B Q के और C R के। तो यह शीर्ष बिंदु के इकाई की संगति और उसके कारण प्राप्त 6 सर्वांग समताओं का अंतर्भाव होता है। इसलिए दो त्रिभुज सर्वांगसम में ये लिखते समय शीर्ष बिंदु का सर्वांग समता की इकाई की संगति का पालन करना होगा, इसका ध्यान रखना। मतलब जो त्रिभुज तुम बनाओगे ना तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये त्रिभुज ABC है
और यहाँ पर त्रिभुज जो है, यहाँ पर मान लो एक्स वाई जेड है, तो ए बी ये इसके बराबर है। तो देखो ए बी सी है, तो यहाँ पर भी एक्स जेड वाई, जरूरी नहीं कि ए बी सी है तो एक्स वाई जेड हो। तो यहाँ पे एकई की संगति ये ध्यान दिया जाता है। जैसे ये त्रिभुज है और यहाँ पे त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। मतलब तुम इस शीर्ष बिंदु से स्टार्ट किए तो ये भुजा के साथ ये भुजा पे आए, फिर इस पे गए, तो यहाँ पर भी देखो ये सिंगल भुजा ना, तो उसके पास आके यहाँ पे गए। तो ये एकई की संगति ध्यान रखना, यही यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखो अब त्रिभुज के सर्वांग समता के कुछ नियम है, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है सर्वांग समता के नियम है। क्या क्या नियम है वो अभी हम देखेंगे। पहला नियम है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता यानी साइड एंगल साइड थ्योरम। भू को भू कसौटी, भू मतलब भुजा कोण और भुजा कसौटी। तो यहाँ पे देखो कसौटी क्या है, इस नियम के नाम से प्रतीत होता है कि इसके अनुसार दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, देखो भू भू ना, और उनका अंतर कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं अंतर कोण के बराबर हो। मतलब जैसे यहाँ पे देखो भू को भू दो भुजा, और ध्यान देना उसी में समाविष्ट कोण होना चाहिए, इसीलिए लिखा अंतर कोण, यानी ये दोनों भुजा के ही, देखो देखा जाए तो कोण ये सब भी है, लेकिन कौन सा कोण लेना, जो इस त्रिभुज दोनों भुजा के अंतभाग में हो वही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से, और फिर दूसरा त्रिभुज का भी ऐसे ही होगा, दूसरे त्रिभुज का जो भी दो भुजा होगी उसी दोनों भुजा में समाविष्ट कोण होंगे, तो ही हम कहेंगे कि भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखो तुम्हें दो त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई जेड, तो देखो भुजा ए बी और एक्स वाई एक्स जेड सर्वांगसम है, ध्यान देना। हाँ, भुजा ए बी और एक्स जेड, देखो भुजा ए सी और एक्स जेड ये सर्वांगसम है, ए बी नहीं ए सी है और एक्स जेड है ना। और यहाँ पे बी सी और वाई जेड, तो इसके लिए देखो यहाँ पर एकई की संगति कैसे बना, देखो त्रिभुज ए सी बी और एक्स जेड वाई, ये जो है तुम्हारा एकई की संगति बना। कैसे हुआ, देखो ए सी सर्वांगसम एक्स जेड, और यहाँ पे देखो ये दिया है सी बी सर्वांगसम जेड वाई, और क्या दिया है कोण सी सर्वांगसम कोण जेड, इसी में यही दोनों भुजा में समाविष्ट कोण। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम हुए। कौन सी कसौटी से हुए, भू को भू कसौटी से। देखो दो भुजा और उसी में समाविष्ट कोण, ध्यान से। हाँ, ये भू को भू यानी कि साइड एंगल साइड थ्योरम, SAS थ्योरम कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है, भुजा 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 नियम। भुजा 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 भू 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 कसौटी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस इंग्लिश में बोलते हैं SSS, साइड साइड साइड, या भू 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 कसौटी या भुजा 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 नियम। तो इसमें क्या बोला, अब देखो नाम से ही तुम्हें पता चला तीनों भुजा, इस नियम के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजा। अभी देखो यहाँ शब्द का यूज हुआ है क्रमशः, क्रमशः यानी जिस क्रम से ये त्रिभुज की भुजाएं हैं उसी क्रम से यहाँ पर भी होंगी, तो ही वह क्या कहेंगे हम, वह त्रिभुज भू 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 कसौटी से सर्वांगसम है। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पे उदाहरण दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में। यहाँ पे देखो ए सी सर्वांगसम जेड एक्स, ठीक है, यहाँ पे जेड एक्स ए सी सर्वांग, देखो जेड एक्स कैसे मालूम पड़ा ए सी और जेड एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगल लाइन यहाँ पे सिंगल लाइन है ना, इसका मतलब ये दोनों सर्वांगसम। तुम लोग को बताया गया था ना कि ये जो है जब भी देखना तो यहाँ पर आकृति में यहाँ पे देखो ये सिंगल लाइन ये सिंगल लाइन, इसके लिए दोनों भुजा सर्वांगसम, इसलिए देखो ए सी बराबर जेड एक्स लिखा है। और देखो डबल लाइन कहाँ है, ये दोनों पे डबल लाइन है ना, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है सी बी सर्वांगसम जेड वाई। और यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये दोनों भुजा से, इसके लिए लिखा है ए बी सर्वांगसम वाई एक्स। तो ये त्रिभुज कौन से कसौटी से सर्वांगसम में, भू 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 कसौटी से, SSS थ्योरम से, साइड साइड साइड, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। फिर अभी देखो तीसरा नियम क्या है, भू को भू कसौटी। भुजा
को कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस से, है ना। कोण भुजा कोण, को भू को कसौटी। अब यहाँ पे देखो नाम से ही पता चल रहा है, दो कोण एक भुजा, जैसे हमने भू को भू लिया था ना, सेम ऐसे को भू को है। क्या लिखा है इस नियम के नाम से प्रतीत हो रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो संगत कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर होती हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो त्रिभुज लिए, तो जैसे मान लो त्रिभुज के ये दोनों कोण हैं, ये और ये दोनों कोण, तो हमने कौन कौन सा कोण लिया, ये दोनों कोण लिया, तो इसी में समाविष्ट भुजा, देखो ये भुजाएं तो तीन हैं लेकिन नहीं, हमें इसी में समाविष्ट भुजा, तो दूसरा त्रिभुज में भी ऐसे ही होगा। दूसरे त्रिभुज में भी जो दो कोण होगा, जरूरी नहीं कि यही दोनों कोण हो, जो भी दो कोण होंगे और उसी में समाविष्ट भुजा होनी चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं भू को कसौटी से सर्वांगसम हैं। समझ रहे हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आकृति में दर्शाया गया है, यहाँ पे देखो ये जो है ये कोण इसके बराबर है, यहाँ पर देखो ये कोण जो है ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके भुजा है, इसीलिए देखो दो कोण और उसी में समाविष्ट भुजा है। इसके लिए ये ASA कसौटी यानी को भू को कसौटी से दोनों त्रिभुज जो है वह क्या हुए, सर्वांगसम हुए। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कोण A सर्वांगसम कोण X, AB बराबर XY, कोण B सर्वांगसम कोण Y, देखो कोण B जो है Y के बराबर है ना, इस तरह से यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। अगली कसौटी क्या है, कोण कोण भुजा नियम, यानी को भू कसौटी, कोण कोण भुजा को भू को कसौटी, को भू कसौटी यानी दो, देखो यहाँ भी दो कोण एक भुजा है, दो कोण एक भुजा, को भू या भू को, इसको हम भू को भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, देखो दो कोण और एक भुजा है, तो यहाँ पर कैसे होगा, ये नियम कैसे होगा, दो कोण तो होंगे। अब जैसे हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, जैसे दो भू को भू कसौटी, उसमें कैसे था, दो कोण और उसी में समाविष्ट भुजा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कैसे होगा, एक भुजा तो रहेगी, एक कोण उस भुजा में समाविष्ट होगा और एक कोण उसके सामने वाली कोण होगी। तो यहाँ पर भू को या को भू कसौटी, तो दूसरे त्रिभुज में भी ऐसे ही होगा, एक भुजा एक कोण उसी में समाविष्ट है, एक उसके सम्मुख के कोण। तुमने देखो भू को भू कसौटी में क्या था, दो कोण और उसी में समाविष्ट भुजा ना, यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना, नाम पे ध्यान देना, दो कोण और एक भुजा इसमें भी है, लेकिन एक कोण भुजा में समाविष्ट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हो, ये जैसे ये भुजा तो ये कोण भी हो सकता है और दूसरा कोण उसके सम्मुख का कोण होगा उस भुजा के, जो भी भुजा लोगे उसके। लेकिन ध्यान देना जो भुजा होता है तुम्हारे प्रश्न में जो दिया रहेगा। तो इस नियम के नाम से प्रतीत होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और इन कोणों के अंतर्गत भुजा के अतिरिक्त कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः संगत कोण या संगत भुजा के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से कौन सी कसौटी हुई, को भू, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, को भू लिखो या भू को कसौटी, दोनों में से कोई भी एक नाम ले सकते, दोनों के लिए नियम सेम ही होगा, कथन सेम ही होगा। ठीक है, फिर अगली कसौटी है, अब यहाँ पे देखो ये कसौटी को आकृति में दर्शाया AAS, देखो यहाँ पर ये भुजा है, एक उसी में समाविष्ट एक कोण और एक देखो सम्मुख के कोण। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोण A बराबर कोण X, कोण C बराबर कोण Z और AB बराबर XY। और अगली कसौटी है समकोण कर्ण भुजा नियम। ध्यान देना, समकोण नाम आ गया, यानी राइट एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, यानी कि ये किस में होगा, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज जो होगा उसी में ही होगा। कसौटी का नाम क्या है, कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी, यानी कर्ण और भुजा, यानी कर्ण और भुजा सर्वांगसम होंगे। देखो इस नियम से क्या बोल रहे हैं
कि नाम से प्रतीत दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर होता है। यह नियम सिर्फ समकोण वाले त्रिभुज में ही कारगर होता है। ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही आएगा नियम, बाकी त्रिभुज में नहीं आएगा। कर्ण भुजा कसौटी सिर्फ समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज में देखो 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण, तो ये समकोण। तो ये एक तो कर्ण तो सर्वांग सम होगा ही होगा, और दूसरा कोई भी भुजा, या तो ये भुजा होगी या तो ये भुजा होगी, दोनों में से कोई एक भुजा, कर्ण के साथ कोई एक भुजा, तो फिर हम उसको कहेंगे ये जो है कर्ण भुजा प्रमेय से। देखो यहाँ पे दिया है ये दो त्रिभुज है ABC और XYZ, इसमें क्या दिया है देखो यहाँ पे दिया है कोण A बराबर कोण X। देखो कोण A बराबर कोण X, आकृति कैसे बनी होने दो जो चिन्ह लगाना चिन्ह देखना, और AB बराबर XY बोला और CB बराबर ZY। देखो यहाँ पे CB बराबर ZY और AB बराबर XY, सिंगल लाइन है ना, यहाँ पे देखो ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे देखो ये डबल लाइन है। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि हमने देखो त्रिभुज दो समकोण हैं और दो भुजाओं के समान होने से वे समकोण कर्ण भुजा के नियम से सर्वांग सम हो गए। इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण भुजा के नियम से। तो मैंने यह समझा, यह सब लिखना है, ये सारी परिभाषा और आकृति जो दी गई है ना वो आकृति बनाना। भू को भू कसौटी, यहाँ पे किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, उसमें समाविष्ट कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजा, उनके द्वारा समाविष्ट कोण से सर्वांग सम होंगे तो वह परस्पर सर्वांग सम होते हैं। फिर भू 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 कसौटी, उसके बाद को भू को कसौटी, और को भू और कर्ण भुजा। ये आकृति यहाँ पे ये सब परिभाषा इसमें से लिखना, और आकृति ऊपर दी गई है ना वो सब आकृति और आकृति में जो जानकारी दी वो सब लिखना। इस प्रकार से ये सब त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम थे। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 13.1 अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।